Hello everyone. So I am back again for you all with a new session. So आज का ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड फॉर्म है बिकॉज मुझे पता है कि अब तक आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 जो कि मैंने आपको लाइव आकर वर्ड टू वर्ड डिटेल एंड थरो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, उस तीनों चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, आपके इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक के अंदर डाले गए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। सिर्फ सॉल्व ही नहीं कराऊंगी, उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि उसका आंसर वो कैसे आया, राइट। सो जो भी बच्चों ने मेरा वो सारे सेशन देखे हैं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, उन लोगों के लिए ये जो एक प्रकार का क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग ये जो सेशन है बहुत ही आसान होने वाला है बिकॉज उन लोगों को पहले से ही पता होगा, अरे मैम इसका आंसर तो ये है, इसका आंसर तो वो है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन इज क्रिस्टल क्लियर, राइट। सो अगर आप लोगों ने मेरे वो सारे सेशंस नहीं देखे हो, सो आई विल काइंडली रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू सो एज सून एज पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू ऑल, माई सेल्फ शफकनाज, एंड as you can see this all my achievement in front of you and my qualification currently I am pursuing my masters in economics and जैसे कि मैं आप लोगों की तरह जब 12th में थी तो मेरा फर्स्ट रैंक आया था, and currently I am teaching you in this platform, India's largest learning platform, the one and only Unacademy में इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th के, ठीक है। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स दोनों मेरे अंडर, ओके। सो अभी हमने इंग्लिश की तो बहुत ज़्यादा स्टडीज कर लिए हैं, राइट। अभी इकोनॉमिक्स की बारी आ चुकी है, इंग्लिश भी हमारा चल रहा है, टेंशन मत लो। वो सब की अपडेट्स आप बोलोगे मैम ये सारी के आप इंपॉर्टेंट नोट्स देते होगे, आप अपनी वीडियोस लॉन्च करते होगे, तो कहाँ पे आता होगा, हमको कैसे पता चलेगा। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कोई नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, आपको कोई भी मतलब यूट्यूब्स में बहुत सारे नोटिफिकेशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इसमें यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइंड है, आप भी ज्वाइंड हो जाओ ताकि आप लोगों को सारे के सारे अपडेट्स ऑन द स्पॉट मिल जाए। एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट लिंक एंड हियर यू गो, आप आ जाओगे उस लिंक में वीडियो में, राइट। सो ये आपके सामने आपकी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक आ चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि वी हैव टू स्टडी टोटल 10 चैप्टर्स, वी हैव टू स्टडी टोटल 10 चैप्टर, 10 नहीं मैं तो 11 बोलूंगी। वाई 11? बिकॉज आपका चैप्टर नंबर 3 जो है, सॉरी जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ये 2 पार्ट्स में है, राइट। तो मैंने जो है आपको अभी बी पार्ट नहीं कराई हूँ बिकॉज मैं वो आपको लाइव आके ही कराने वाली हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू कम लाइव एंड गोइंग टू टीच यू दिस चैप्टर 3B इन अ सिंगल शॉट। एक ही वीडियो में, एक ही घंटे में आपको पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ पढ़ाऊंगी ही नहीं, इसकी नोट्स भी दूंगी और उसी मोमेंट में आपको याद करा दूंगी, ये बात की गारंटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। हमको पता है कि इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांच है, बताओ जल्दी जल्दी। यस, इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच है, पहला है माइक्रो एंड दूसरा है मैक्रो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्स जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, बताओ। यस, इट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज it was one of the scopes of microeconomics that we have already studied, right? There were total 3 scopes: product pricing, factor pricing and theory of economic welfare। उसके अंदर हमारा allocation of resource की बात की गई थी, ठीक है। और मैक्रो में तो है ही नहीं, मैक्रो को तो बस पूरी इकोनॉमी के बारे में एक साथ पढ़ना होता है, वो डिटेल में जाता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन ओनली ए, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, सी ओनली ए, ओके। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े जाते हैं, नेशनल इनकम पढ़ा जाते हैं? नहीं, ये तो मैक्रो में पढ़ा जाता है। जनरल प्राइस लेवल ये भी मैक्रो में पढ़ा जाता है। फैक्टर प्राइसिंग, हाँ फैक्टर अभी तो मैं बताई स्कोप में पढ़ा जाता है। यस, प्रोडक्ट प्राइसिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी एंड डी। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन सी एंड डी। तो ये तो गलत है, बी आ गया, बी आ गया, ए आ गया। सो वी आर गोइंग विद दिस ऑप्शन 4
C and D. Okay, let's move on to next question. Method adopted in microeconomics analysis. यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनालिसिस करने के लिए यानी डिटेल स्टडी करने के लिए कौन से मेथड को अप्लाई किया जाता है। लंपिंग मेथड अप्लाई किया जाता है क्या? नहीं, ये तो मैक्रो में किया जाता है। एग्रीगेटिव ये भी मैक्रो में। यस, स्लाइसिंग किया जाता है, पढ़े थे हमने। इंक्लूसिव इसकी तो टेक्स्ट बुक में बात ही नहीं हुई। सो करेक्ट आंसर इज स्लाइसिंग मेथड। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन ओनली सी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आ चुका है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से स्कोप्स है, ठीक है, वो हमको देखने हैं। 4 ऑप्शन आपके हाथों में है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यस करेक्ट है। थ्योरी ऑफ, नहीं ये तो मैक्रो का है, ये भी मैक्रो का है, ये भी मैक्रो। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन ओनली ए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो। ये तो फिर से उसी प्रकार के क्वेश्चन आ गए। देखो क्या हो रहा है, ये आपके टेक्स्ट बुक का भी है एज वेल एज आपके क्वेश्चन बैंक का भी। तो क्वेश्चन बैंक में कुछ नहीं बल्कि 30 to 40% वही रिपीट हो रहे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए। तो टेक्स्ट बुक इज द प्राइम सोर्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक आपका प्राइम सोर्स है। कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ा जाता है बताओ? हाँ, होल इकोनॉमिक पढ़ी जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा जाता है, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा जाता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग तो माइक्रो में होता है। तो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन बी, ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए पहले ही मिल गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड है, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर ट्री है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? हमने पढ़े थे फॉरेस्ट। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी अगर इनकम एम्प्लॉयमेंट है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स अपना है प्राइस थ्योरी। और याद रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स का, देखो मैं लिख देती हूँ एक बार ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहो। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? इनकम थ्योरी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है बता दो कमेंट में जल्दी जल्दी। थ्योरी ऑफ, या तो फिर प्राइस थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ प्राइस या प्राइस थ्योरी एक ही बात। अगर MAKROS मैक्रो है तो MIKROS माइक्रो ही है। 2 ही ब्रांच है अपने इकोनॉमिक्स के, सिर्फ 2 ही है। तो अगर एक मैक्रो है तो दूसरा माइक्रो ही होगा, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बात है। चलो, जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो है तो माइक्रो क्या है बताओ? जनरल इक्विलिब्रियम मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड होना, पूरी चीज़ों को एक साथ करके स्टडी करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? पार्शियल आइसोलेट कर देता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो क्या करता है? जनरल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नाउ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपके सामने कुछ इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, उस इलिस्ट्रेशन में कौन सा अपना इकोनॉमिक टर्म अप्लाई हो सकता है आप लोगों के हिसाब से। ये क्या लिख रही हूँ मैं? इकोनॉमिक्स, क्या कौन सा टर्म इधर पे अप्लाई हो सकता है? गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। उसने सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन एक ही फर्म की, यानी कि छोटी सी कंपनी, ठीक है, एक छोटी सी फैक्ट्री की उसने क्या करी? इनकम को कलेक्ट करी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो उसने क्या करी? माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल की गई है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर मतलब क्या हो गया? माइक्रो हो गया, होल, एग्रीगेट, टोटल, एंटायर वर्ड आए तो मैक्रो है, राइट। रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कर रहा है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। शबाना पेड वेजेस टू वर्कर इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक। तो यहाँ पे उसने क्या करी है? फैक्टर प्राइसिंग करी है। फैक्टर प्राइसिंग कैसे? अपने को पता है देर आर टोटल 5 there are total 5? No, there are total 6? No, there are total 4 factors of production, ठीक है। there are total 4 factors of production. First is land,
सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर हम कोई भी फैक्टर को रिवॉर्ड देते हैं, जैसे कि लैंड को रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं, इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग फैक्टर को उनकी कीमत दे रहे हैं, दैट इज व्हाई फैक्टर प्राइसिंग। तो यहाँ पे शबाना वही कर रही थी ना, वर्कर को उसका पैसा दे रही थी, ठीक है, बैंक को उसका इंटरेस्ट दे रही थी। तो व्हाट शी वाज डूइंग फैक्टर प्राइसिंग, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, इट इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। चलो देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। इट मीन्स वी आर गोइंग विद द ऑप्शन ए, सी एंड डी, राइट। सो ए सी एंड डी, हियर इट इज A, C and D is the correct option, okay, because B option अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द फीचर है। B क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वही है, तो चलो हटा देते हैं इसको। रिपीट हुआ है, क्यों रिपीट हुआ है, बिकॉज वो टेक्स्ट बुक का था और ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ऐसा कौन सा इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जो स्मॉल पार्ट से डील करता है। गिनती के दो ही ब्रांच है, एक तो टोटल से करता है, बचा कौन, बचा अपना माइक्रो, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द करेक्ट आंसर। एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, ऐसा प्राइस जो क्या है, एक गुड का बन चुका है जो पूरी की पूरी एंटायर इकोनॉमी में वही चल रहा है। सो व्हाट वी से टू इट, जनरल price level, right, we have already studied this. Let's move on to next question. next है अपना find the odd man out. find the odd man out, यहाँ पे आपको फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये टॉपिक दी गई है। आपके सामने चार ऑप्शन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे आपको क्या है, वो ऑप्शन चूज करने हैं जो ऑड है, मतलब कि फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। तो प्राइस थ्योरी फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, करेक्ट। स्लाइसिंग मेथड है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लिमिटेड स्कोप, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो लंपिंग मेथड अपना मैक्रो का है, सो दिस इज ऑड वन, राइट। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चलो देख लेते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है, ओके। टिक कर लो जल्दी जल्दी। देखो हमने जो कुछ भी पढ़े ना, एक्सप्लेनेशन इज इम्पॉर्टेंट बट प्रैक्टिस जो है वो सोने पे सुहागा करता है, ठीक है। आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो यू शुड बी अवेयर कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होने वाले हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू फॉल्स होगा, फाइंड द ऑड मैन आउट होगा, बहुत कुछ होगा। तो इसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। दैट इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप। अभी आपको मैं फोर्थ फिफ्थ चैप्टर कराऊंगी, उसके बाद फिर से ऐसा एक सेशन लाऊंगी। इंग्लिश के लिए भी प्लान कर रही हूँ कि ग्रामर आपको पढ़ाते जा रही हूँ और साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रही हूँ। स्कोप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी यहाँ पे अपने को क्या करना है, ऐसे वो सारे स्कोप्स लगाने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो उसके अंडर आते हैं, और जो बचा वो अपना कौन हो जाएगा, ऑड वन, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, अरे यार ये तो पहले ही आ गया, पहले ही आंसर आ गया, ये तो प्रोडक्ट प्राइसिंग तो माइक्रो है ना, तो ये तो माइक्रो का है। चलो देख लेते फिर भी, ये तो हाँ मैक्रो में। तो करेक्ट आंसर क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ डैश, अपना जो है इकोनॉमिक वेलफेयर का जो थ्योरी है वो किससे डील करता है, बताओ। तीन स्कोप थे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स से, कितने स्कोप थे, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला स्कोप क्या बोला था, प्रोडक्ट प्राइसिंग। कोई भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कौन तय करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी तय करेगी। कोई भी फैक्टर को कितना प्राइस मिलना चाहिए कौन तय करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी तय करेगी। अपनी इकोनॉमी में भलाई होनी चाहिए, अरे भाई कैसे भलाई लाइए कौन बताएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, वो अपने बताएगा, है ना।
अपना फ्रेंड है, इसने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, इससे जाके पूछो, इसने पढ़ लिया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लिया है, अपने को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जाओ माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ लो, ऑलरेडी उसने सब बता दिया है। अलग अलग थ्योरी दे दे के, अलग अलग पॉलिसीज दे दे के, अलग अलग लॉज दे दे के, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में DMU आएगा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। और हमने पढ़े भी तो है, राइट, अभी लॉ ऑफ सप्लाई भी आएगा ना, तो उसमें हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, करेक्ट है। नहीं है तो देखो फैक्टर प्राइस तो अलग है ना, देखो इसका एफिशिएंसी पर नहीं, वी आर गोइंग विद दिस ऑप्शन एफिशिएंसी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेज द एंटायर इकोनॉमी। अब तो ये हमारे दिमाग में चिपक चुका है, राइट। असर्शन एंड रीजनिंग, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो, कंफर्म नहीं हो सकते हो। यहाँ पे होता कि मैं आपको समझाती हूँ। असर्शन इज अ काइंड ऑफ वर्ड जो आपको डिनोट किया जाएगा ए से। रीजनिंग एक ऐसा वर्ड है जो आपको डिनोट किया जाएगा आर से, ठीक है। 2 सेंटेंस दिए गए होंगे, ऑफ कोर्स एक होगा असर्शन और दूसरा होगा रीजनिंग। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, उसको रीड करोगे। अगर आपको लगता है स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिख देना, अगर आपको लगता है स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स लिख देना, ठीक है, दोनों के साथ, ठीक है। जैसे अभी हम ये सेंटेंस को रीड करते हैं, इफ आई विल रीड दिस सेंटेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज करता है, मैं भी अग्री करती हूँ, चलो ट्रू लिख दिए, वी आर अग्री दैट असर्शन इन दिस सेंटेंस इज ट्रू। नेक्स्ट रीड करते हैं, स्लाइसिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट। बताओ स्लाइसिंग मेथड क्या है? पूरी इकोनॉमी की स्टडी है क्या? तो इसका नाम स्लाइस क्यों रखे? नहीं भाई, वो तो लंपिंग मेथड है, तो इसका आंसर फॉल्स है। सो व्हाट वी आर सेइंग कि असर्शन ट्रू है एंड रीजनिंग फॉल्स है। वी आर गोइंग विद दिस स्टेटमेंट कि कोई भी पूछेगा कि असर्शन ट्रू है कि फॉल्स, वी विल से इस 2 स्टेटमेंट में असर्शन ट्रू है और रीजनिंग फॉल्स है। चलो अभी ऑप्शन देखते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, अरे पहले ही मिल गया, चलो फिर भी नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए इज फॉल्स, नहीं भाई ये ट्रू है, हटाओ। ए एंड बोथ आर ट्रू तो नहीं है, बी फॉल्स है, फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। असर्शन, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमिन्ड। रीजनिंग, इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बताओ कौन से स्टेटमेंट से एग्री करते हो, कौन से नहीं, लिख दो उसके आगे, ठीक है। जैसे आप हमने लिखे थे ऐसा, यस ये तो ट्रू है पहला स्टेटमेंट, इट डिटरमिन, नहीं ये तो फॉल्स है, फर्स्ट इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। माला कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ 25 फैमिलीज फ्रॉम हर लोकेलिटी। इंडिविजुअली जाके उसने 25 फैमिली से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। इट मीन्स व्हाट शी हैड डन, उसने क्या करी थी, उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल की थी। रमेश ने क्या किया, पूरी की पूरी इकोनॉमी में, ठीक है, 2020 में इंडिया में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना था, कंजम्पशन कितना, पूरे इंडिया की बात उसने किया है। तो यहाँ पे उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया है। इजी है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आपका स्टार्ट हो चुका है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या था, यूटिलिटी एनालिसिस। एनालिसिस, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी अपने पास 4 ऑप्शन है, अपने को देखना है इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डीएमयू के। हमने ऑलरेडी पढ़े कि लॉ ऑफ डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बहुत सारे अजम्पशंस है, शेड्यूल है, टेबल है एंड एक्सेप्शंस है, क्रिटिसिज्म्स है, राइट। तो आपको एक्सेप्शन पूछा, एक्सेप्शन मतलब उस लॉ में कौन सी चीज अप्लाई नहीं होगी। तो हमने क्या देखे थे, कार्डिनल मेजरमेंट, ये तो अजम्पशन था, राइट। हॉबीज, ये क्या था, यस ये एक्सेप्शन था, माइजर एक्सेप्शन था एंड मनी भी एक्सेप्शन। तो वी आर गोइंग विथ बी, सी एंड डी आर करेक्ट। ये नहीं है, ये नहीं है, यस ये करेक्ट है, बी एंड सी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला है। क्रिटिसिज्म टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू के क्या क्या क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है, शिकायत करना, ठीक है।
तो यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू को तो इंट्रोड्यूस्ड कर दिए, बट दूसरे इकोनॉमिस्ट जो थे उनको कुछ शिकायतें थी। वो बोल रहे थे कि लॉ ऑफ डीएमयू में ये कमियां है। उसको क्या बोला गया है? क्रिटिसिज्म्स, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, शिकायत करना कि आपके लॉ में ये कमी है। तो कौन कौन सी कमी थी? बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन। यस, उन्होंने बोले थे कि एल्फ्रेड भाई, आपने जो अजम्पशंस दिए हो ना, सिंगल बॉन्ड्स, कंटिन्यूटी, होमोजेनिटी, रैशनलिटी, कितने सारे अजम्पशन, वो तो अनरियलिस्टिक है। It is not practically possible that all the human beings are going to fulfill their single want. They are going to consume that particular commodity continuously. आप पानी क्यों कंटिन्यूसली पियोगे if you are not requiring? आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी. You will take at least a gap of half an hour, 20 minutes, 45 minutes. It is not logically possible as well. It is not practically possible, right? सो एल्फ्रेड मार्शल के जो भी क्रिटिसिज्म्स है वो हमको देखने, तो पहला तो है। दूसरा है इंडिविजिबल गुड। हमने पढ़े थे कि एल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि मेरा जो लॉ है वो सिर्फ डिविजिबल गुड्स पे अप्लाई होता है। इट मीन्स दोज गुड्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट इट कंजम्पशन बिकम ईजियर, उसका कंजम्पशन ईजी हो। जैसे पिज्जा, उसको अपन काट के फटाफट खा सकते हैं, पानी उसको फटाफट घुट में पी सकते हैं, कोई केक है उसको काट के खा सकते हैं। बट वॉट अबाउट दोज गुड विच आर नॉट डिविजिबल इन नेचर? वो इनडिविजिबल है। जैसे कि टीवी, उसको तो अपने को एक साथ ही लेना है, एक साथ ही घर में रखना है। नारियल पानी, ठीक है, नारियल पानी को तो एक साथ ही खरीद के मतलब तोड़ना है उसमें, हाँ इसको नहीं, सो नारियल पानी अपना इसमें नहीं आएगा, डिविजिबल में नहीं आएगा, वो अपना बल्कि गुड्स में आएगा। रुक जा मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यस, ये भी उन लोगों का क्रिटिसिज्म। सब लोग पूछ रहे थे इनडिविजिबल गुड्स का क्या? द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट। यस, बोल रहे थे कि लोग, इंसान एक चीज से बहुत सारी जरूरत पूरी करते हैं। पानी से सिर्फ पानी थोड़ी पीते हैं, घर का खाना बनाते हैं, नहाते हैं, मुंह बहुत कुछ करते हैं। तो क्यों एक इंसान एक चीज से एक ही वांट पूरी करेगा? नो, इट इज नॉट अगेन प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? तो ये लोग शिकायत कर रहे थे। Cardinal measurement of utility is not possible in reality, so why it is taken into consideration in a first place, right? So ये अपना आ गया. So we are going with all the options, that all the options are exceptions to the law of DMU. So we are going with the option A, B, C, D. गहराई में जब आप पढ़ोगे कोई भी एक्सप्लेनेशन को, then only you will understand all the options, because आपके एग्जाम में से ऐसा नहीं कि आपको एक ही ऑप्शन को चूज करना है. No, it is not going to be like that. कुछ भी हो सकता है, 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या चारों के 4 भी हो सकते हैं, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? टॉयज मेड ऑफ क्ले. यहाँ पे क्या है कि अगर वूलन क्लॉथ प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो एक क्ले से बना हुआ खिलौना क्या क्रिएट कर रहा है? वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, राइट. हमने पढ़े थे कि यूटिलिटी के कितने प्रकार होते हैं. यूटिलिटी के 6 प्रकार होते हैं ना. पहला होता है फॉर्म, दूसरा होता है टाइम, तीसरा होता है प्लेस, फिर सर्विस, नॉलेज एंड पोजीशन, राइट. तो फॉर्म यूटिलिटी में हमने पढ़े थे कि कोई भी यूटिलिटी क्रिएट होती है अगर कोई कमोडिटी की शेप में हमने कुछ चेंज लाए, उसकी वजह से उसकी ज़रूरत बढ़ गई. जैसे एक लकड़ा पड़ा हुआ है, उसको हम काट के एक फर्नीचर, कबर्ड, चेयर बना देंगे, तो उससे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी. सो इट व्हाट इज यहाँ पे क्या हुआ है? व्हाट हैज बीन डन हियर? इट हैज क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी. वी हैव क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी आउट ऑफ दैट वुड, राइट. एग्रीगेट यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट कंज्यूम को अगर टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, तो एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट को क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स टोटल यूटिलिटी. कॉन्सेप्ट्स, यूटिलिटी के कितने कॉन्सेप्ट है? देयर आर ओनली 2 कॉन्सेप्ट. फर्स्ट इज टोटल एंड सेकेंड इज मार्जिनल. सो अगर पहला टोटल है तो दूसरा मार्जिनल हुआ ना. ऑलरेडी पढ़े कि एडिशनल वर्ड कहीं भी आ गया तो आप लोग क्या डाल दोगे? मार्जिनल. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूटिलिटी डेट अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अगर यूटिलिटी बढ़ जाती है या आ जाती है, अगर कोई भी चीज को हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर देते, सिर्फ ट्रांसफर नहीं, उसकी ओनरशिप. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाजार में गए आलू लेने के लिए, तो अभी आपने आलू वो सेलर का है, लेकिन आप जब उसको पैसा दे दोगे तो आलू आपका हो जाए, है ना.
तो क्या हुआ, आलू ट्रांसफर हुआ है, उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हुई। पहले दुकान वाले का था, अब आपका है। तो आलू को अब कोई बच्चा छेड़छाड़ करेगा तब उसको भगाओगे ना, बोलिए हट। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज अब वो आपकी ओनरशिप है, यू आर दी मालिक, यू आर दी ओनर ऑफ दैट। बट रेंट वाले घर पे रहते तो इतना कुछ नहीं, दीवार को खराब कर रहे कुछ नहीं। जब खुद का घर होता है तो वी टेक केयर अ लॉट, राइट? सो यहाँ पे ये हो जाता है। पोजेशन यूटिलिटी इज द करेक्ट आंसर। पोजेशन ऑलरेडी पढ़ चुके। Aggregate of utility derived by the consumer from all units of a commodity consumed, of course इसका आंसर है total utility। समझाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। डीएमयू के कौन कौन से एक्सेप्शन है बताओ? माइजर है, यस है। हॉबी है, यस है। ये भी स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कहाँ से आ गया? अरे भाई स्पेक्यूलेशन तो डिमांड के अंदर पढ़े थे हमने। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्पेक्यूलेशन, बिकॉज इट इज ऑड वन। इट इज ऑड वन। ऑड में नाउ पूछा था। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मैंने बताई, यूटिलिटी के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है, राइट? तो पहला टोटल। अरे टोटल कहाँ से आ गया? तो कॉन्सेप्ट है, चलो देख लेते फिर भी। टाइम, यस टाइम है। पोजीशन है, सर्विस। तो करेक्ट आंसर ही इज टोटल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम इक्वल विथ, सॉरी ये आपका ओमिटेड पार्ट है। हाँ चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इन रिलेशनशिप हमने पढ़े थे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, कैसा होता है? 4 प्रकार का रिलेशन होता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बताऊं फिर से, आप भूल गए? चलो एक बार बता देती ताकि आप लोग आंसर फटाफट सॉल्व करो। पहला रिलेशनशिप ये बोल रहा था कि टीयू और एमयू सेम होता है। सेकंड क्या बोला? टीयू इंक्रीज होता है, एमयू डिक्रीज होता है। थर्ड क्या बोलता है? टीयू मैक्सिमम हो जाता है और एमयू जो है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और फोर्थ में टीयू जो है वो डिक्रीज होने लगता है और एमयू जो है वो नेगेटिव में। अभी ऐसा क्यों होता है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ऑल दिस रिलेशनशिप? ये ऐसा क्यों हुआ? सेकंड स्टेज में ऐसा क्यों हुआ? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू थ्रू टेबल। I have already explained you by giving illustrating diagram, giving examples. We have already done this, right? So let's solve this question directly. In relationship between total utility and marginal utility, mu of a commodity become a negative when total utility of a commodity is dash. mu negative होता है तो उस वक्त टोटल की क्या हालत होती है? टोटल की हालत होती है falling. So correct answer is falling. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग आ चुका है। यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वन ऑफ द फीचर था। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन। यस वी आर ऑल्सो एग्री विद दिस स्टेटमेंट। सो व्हाट वी आर सेइंग कि बोथ ए एंड आर ट्रू। सो ए एंड नहीं, गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नो, बोथ आर ट्रू। नो, बोथ आर ट्रू। नो, बोथ आर ट्रू। A is false but R is true। नहीं भाई, कितनी बार बताया कि दोनों ट्रू है ना? बोथ A and R are true। हाँ चलो सही आया। आगे का पढ़ते। R is the correct explanation of A। नहीं, चलो देखते आगे पढ़ते। बोथ A and R are true but R is not the correct। इसका करेक्ट आंसर है 4। Why? Because यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों ट्रू है लेकिन R जो है अपने A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एकदम सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है? क्योंकि ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। ये यूटिलिटी का सेकंड लास्ट फीचर है और ये तो थर्ड वाला फीचर है। तो दोनों का एक्सप्लेनेशन मैच थोड़ी कर रहा है। हाँ भले ही दोनों बात सच है अपनी अपनी जगह, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वी आर ठीक है। एमयू कर्व स्लोप्स अपवर्ड। अरे भाई पहली फुर्सत में फॉल्स, बिकॉज इसका क्या है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। एमयू का कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। एमयू गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी सक्सेसिव यूनिट। यस इसका ट्रू है ना? तो व्हाट वी आर सेइंग कि ए फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। ए इज फॉल्स। यस वी आर गोइंग विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ चुका है? इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। Yes, what we are saying
कि इन द लॉ ऑफ डीएमयू एल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्ड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्या बोले थे बताओ, सोचो। एल्फ्रेड मार्शल ने पैसा क्या होना चाहिए अपने डीएमयू में, ठीक है, मनी जो है उसको क्या अज्यूम करे है एल्फ्रेड मार्शल ने। इंक्रीज होता है क्या मनी, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज, राइज एंड फॉल। करेक्ट आंसर इज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन क्रिएटेड अ ज्वेलरी बॉक्स आउट ऑफ पीसेस ऑफ वुड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अरे भाई यहाँ पे फॉर्म यूटिलिटी किया है बंदे ने, रोहन ने क्या किया है, लकड़े से ज्वेलरी बॉक्स क्रिएट किया। लकड़ा कोने में पड़ा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, राइट, वही उससे ज्वेलरी बॉक्स बना दिया, कन्वर्ट, फॉर्म, स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, शेप ही चेंज कर दिया लकड़े का। अब वो ज्वेलरी बॉक्स है, उसमें गहने रखे जा रहे हैं, यूज हो रहा है, राइट। तो इसका फॉर्म यूटिलिटी है आंसर। फिर अपना नेक्स्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कविता कंज्यूम्ड एन एडिशनल वर्ड देखे ना तो आप मार्जिनल यूटिलिटी डाल दें, जहां भी आप एडिशनल वर्ड देखोगे मार्जिनल। कौशिक परचेज 10 किलो ऑफ व्हीट फॉर हिज मंथली कंजम्पशन। कौशिक ने 10 किलो ऑफ गेहूं खरीदा। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, आई थिंक, एक मिनट, कौशिक परचेज 10 किलो ऑफ गेहूं फॉर हिज मंथली कंजम्पशन। आई थिंक व्हाट ही हैड डन हियर, उसने क्या किया था, क्या किया उसने, सोचना पड़ेगा ना ये। कौशिक परचेज 10 किलो ऑफ व्हीट फॉर हिज मंथली कंजम्पशन एट रुपीज पर। चलो मैं इसका सोच के बताती हूँ। आई थिंक ये कुछ आउट ऑफ द सिलेबस आया है क्वेश्चन, बट आई विल टेल यू सून। अमन नाम का एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, परचेज सुइंग मशीन एंड परचेज फॉर हिज टेलरिंग। तो यहाँ पे उसने, एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर अपना होगा पोजेशन यूटिलिटी, ठीक है। अमन ने क्या खरीदा, सुइंग मशीन एंड फर्नीचर फॉर हिज टेलरिंग शॉप। तो उसने क्या खरीदा है, खुद का उसने खरीद लिया मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम्ड टू बी कार्डिनल। कार्डिनल मतलब क्या है, नंबर में काउंटिंग इज पॉसिबल। नंबर में हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज को नंबर में काउंट नहीं कर सकते, और अगर मैं बोलूंगी हाँ ये बढ़ सकता है, कम हो सकता है, मतलब हायर एंड लोअर, मैं बोलूंगी मुझे पानी पी के ज्यादा खुशी मिली, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इट मीन्स आई एम इंडिकेटिंग माई सेटिस्फेक्शन इन ऑर्डिनल टर्म, ठीक है। बट आई एम यूजिंग दिस इन अ नंबर, देन वी विल से कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कार्डिनल। नेक्स्ट क्या है, एमयू ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन टीयू ऑफ कमोडिटी इज डैश। क्या होता है बताओ, एमयू जब नेगेटिव होता है तो उस वक्त टीयू की हालत क्या होती है, फॉल हो रहा होता है। करेक्ट आंसर, एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट्स अज्यूम्ड टू बी कार्डिनल। फिर से आ गया कोई बात नहीं, चलो। When MU is falling, TU is dash। जब MU गिर रहा होता है तब TU क्या कर रहा होता है, उठ रहा होता है। सेकंड रिलेशनशिप, अभी जस्ट मैंने पीछे चारों के चारों रिलेशनशिप लिखी, उसको रट लो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, राइजिंग। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ स्टैटिसिटी मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ स्टैटिसिटी? TU is rising and MU is falling? No, because staticity मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ऐसा सेटिस्फेक्शन जो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है, इससे ज्यादा अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिला तो क्या होगा, नेगेटिविटी हो जाएगी, डिस यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, एकदम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। वी कॉल दैट पॉइंट एज पॉइंट ऑफ स्टैटिसिटी, ठीक है। तो देखो TU इज मैक्सिमम है ना, बस करेक्ट, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आपको मैचअप आया है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बोला जाएगा कि मैचअप करो और करेक्ट ऑप्शन चूज कर। तो चलो चूज कर लेते हैं। टाइम यूटिलिटी कैसे मैच होगा, टाइम यूटिलिटी अपना जाएगा ब्लड बैंक से, प्लेस यूटिलिटी जाएगा ट्रांसपोर्ट से, सर्विस ऑफ कोर्स डॉक्टर देते हैं, मोबाइल की नॉलेज होगी तो हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। सारे के सारे एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आउट ऑफ द बॉक्स आ रही है। जस्ट रीड योर टेक्स्ट बुक, just listen my explanation, how I have explained those topics in a very lucid manner, so that you can
आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन अ वेरी इजी वे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हम क्या बोल रहे हैं कि ए का बी होना चाहिए, ठीक है, सॉरी फर्स्ट का बी होना चाहिए, सेकंड का ए होना चाहिए, थर्ड का डी होना चाहिए एंड फोर्थ का सी। वी आर गोइंग विद दिस ना, बी ए डी सी, बी ए ये मिल गया, सेकंड में ही मिल गया, बी ए डी सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सॉरी ये अपना देखो देख के पहचान जाओ फटाफट, जैसे अभी मैं देख के पहचान गई ना कि ये रिड्यूस सिलेबस है। व्हाई? बिकॉज इसको तो हमने पढ़े ही नहीं, ना ही मैंने आपको पढ़ा ही हूँ, सो इट इज रिड्यूस सिलेबस, राइट। सो उसका फिर कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन, देख लो। कार्डिनल, कार्डिनल याद रखना, डीएमयू में जो अजम्पशन किया जाता है वो कार्डिनल मेजरमेंट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी बार, एक मिनट। सलमा परचेज स्वीट फॉर हर फादर, सॉरी स्वेटर है ये, मैं बोली स्वेट क्या हुआ, मतलब मिठाई खरीदी। सलमा परचेज स्वेटर फॉर हिज फादर इन विंटर सीजन। तो इधर पे सलमा नाम की लड़की ने क्या करी है, सलमा नाम की लड़की ने क्या करी है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करी है, टाइम यूटिलिटी, ठीक है। बिकॉज स्वेटर की वैल्यू हमको कब होती है, ठंडी के वक्त। पढ़ चुके हैं हमारा आज वूलन क्लोथ, वूलन क्लोथ मतलब स्वेटर ही हुआ, गर्म कपड़े। नीलेश परचेज ऑर्नामेंट फॉर हिज सिस्टर, यहाँ पे उसने क्या किया है, पोजेशन यूटिलिटी हुई है। कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज वन आफ्टर अनदर, कंटिन्यूटी इधर हमको देखने को मिल रही है। आपका ये क्या है, अजम्पशन है, वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, जो बोलता है अगर हम कोई भी चीज बैक टू बैक कंज्यूम करेंगे तो ही हमको क्या देखने मिलेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रैक्टिकली देखने मिलेगा। अगर बीच में गैप आ गया तो वो चीज नहीं देखने मिलेगी, लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। भूषण ने क्या किया, रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती। क्यों रिफ्यूज किया, बिकॉज वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन में पहुंच चुका था। ललिता सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग ऐसे बाय यूजिंग पेन एंड बुक। यूटिलिटी उसने क्या करी, अपनी वांट सेटिस्फाई करी है सिंपली, तो यूटिलिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ चुका है, अभी ये आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। आई होप आपको मजा आ रहा है कि कैसे हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करे। ऑब्जेक्टिव्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम डैम श्योर इट इज गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज ये नहीं आएगा तो और क्या आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन तो पूछ लिए गए हैं। एंड वन थिंग ऑल्सो, मैं काम करने वाली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, मैं ना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे चैप्टर से निकले होंगे। जब मेरा सिलेबस पढ़ा के हो चुका होगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ना एक पीडीएफ बनाने वाली हूँ। उस पीडीएफ में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, सब चैप्टर के, ऑब्जेक्टिव्स भी एंड थ्योरी भी, सब कुछ होगा। वो आपके बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। मतलब कि आप वो सिलेबस एक बार मेरे से एक्सप्लेनेशन सुन लेते हो ना, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड आंसर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजीज वीडियो तो मैं आपके लिए ला ही रही हूँ, राइट। ये तो हमारा चल ही रहा है। स्टेटमेंट डेट एक्सप्लेन गिफन पैराडॉक्स, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो अपना गिफन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करता है, बताओ। गिफन पैराडॉक्स को कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है, चलो रीड करते हैं। इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, यस करेक्ट, ये डिमांड का एक्सेप्शन ही है, करेक्ट है। इट इज एप्लीकेबल टू इंफीरियर और लो क्वालिटी, अरे भाई ये भी सही है। डिमांड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड फॉल्स, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है व्हेन प्राइस ऑफ, नहीं, यहाँ पे किसकी डिमांड उन लोग ने लिखे नहीं। अगर यहाँ पे सुपीरियर गुड लिखते तो हम पे इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय, नहीं गलत, ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, ये सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया था। सो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज इन डिमांड, मैंने आपको बताई थी देयर आर 2 कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिमांड, ठीक है, जहां पे हम क्या देखते हैं कि डिमांड जो है क्या होता है, एक तो चेंज जो होता है और दूसरा वेरिएट होता है, यानी कि वेरिएशन। दोनों का मतलब क्या है, चेंज होना।
राइट हमने पढ़े थे देयर आर मोर देन 10 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो अगर सिर्फ प्राइस की वजह से हमारे डिमांड में बदलाव आ रहा है, सिर्फ प्राइस की वजह से अगर हमारे डिमांड में बदलाव आ रहा है तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? उसको हम डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे और क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल हमने 10 पढ़े थे, प्राइस, इनकम, ये सब। तो आपको क्या करना है, प्राइस को एक तरफ लेना है और बाकी सारे फैक्टर्स को दूसरी तरफ लेना है। मतलब प्राइस एक तरफ अकेला खड़ा है और बाकी सब जो है यानी इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्सटीट्यूट गुड, टेस्ट, हैबिट, फैशन, एडवर्टीजमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो कुछ भी है वो सब एक तरफ। ठीक है, अगर आपकी डिमांड में बदलाव आ रहा है प्राइस की वजह से तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन डिमांड हुआ है। अगर आपकी डिमांड में ये सारे फैक्टर की वजह से चेंज आए, प्राइस की वजह से नहीं, ये सारे फैक्टर की वजह, तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, चेंज में क्या कॉन्सेप्ट था, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, और वेरिएशन में क्या था, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। पढ़े ना हमने सब अच्छे से। तो सिंपलिसिटी में आपको ये पूछा जा रहा है कि डिक्रीज इन डिमांड के कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके पॉइंट रिलेट कर रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड, करेक्ट। देखो चेंज के अंदर डिक्रीज है, यस ट्रू। इट टेक प्लेस ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। अदर फैक्टर की वजह से चेंज आया है, ना कि प्राइस। प्राइस कांस्टेंट रहता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एंड डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट हैंड साइड, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है। नो, वो तो लेफ्ट हैंड की साइड शिफ्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये ABC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डिमांड का अगर सप्लाई का कर्व अपवर्ड होता है तो डिमांड का कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। वाई डाउनवर्ड? देखो आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिमांड, मैं लिखती हूँ, रुक जाओ, वाई, 1 सेकेंड, अच्छे से लिखती हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो गया। डाउनवर्ड इसका आंसर है, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज there is an inverse relationship, किसके बीच में बताओ जल्दी जल्दी, बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट। तो ये अपना हो गया, क्या हो गया बताओ, टी एक्सप्लेनेशन हो गया कि अपना डिमांड का कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है। भी सप्लाई का आ गया तो वाई सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, आ चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको तो प्रिपेयर रहना सब चीज। तो चलो नेक्स्ट अपना क्या है, टी एंड कॉफी डैश इलेक्ट्रिसिटी कंपोजिट। हमने क्या पढ़े थे, डिमांड के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है डायरेक्ट डिमांड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डिमांड, तीसरा होता है कंपोजिट डिमांड, चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और अपना लास्ट होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपोजिट डिमांड है तो टी एंड कॉफी क्या है। टी एंड कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा नाम क्या था, जॉइंट डिमांड। ठीक है, सॉरी जॉइंट नहीं सॉरी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमली सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है कॉम्पिटिटिव बिकॉज टी एंड कॉफी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, उन लोग के बीच में कॉम्पिटिशन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है।
अभी ये थर्ड तो आएगा नहीं बिकॉज हमने अभी तक पढ़े नहीं है आपका 3B। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी क्या है अपना? टोटल डिमांड मतलब क्या होता है? मार्केट डिमांड। टोटल डिमांड मतलब क्या होता है? मार्केट डिमांड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। अगर इंडिविजुअल डिमांड पूछ लेगा तो आप क्या बोलेगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक पर्टिकुलर इंसान ने डिमांड किया तो उसका आंसर क्या होगा? इंडिविजुअल। दो टाइप की डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल एंड एक मार्केट। पढ़ चुके हैं सब कुछ, इसका टेबल कैसे बनता है अभी आएगा टेबल आपको। ठीक है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। ऐसा कौन सा कमोडिटी है जिसकी डिमांड हम बहुत सेवरल यूज में कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है, या तो आप यहाँ पे कंपोजिट डिमांड भी लिख दो चलेगा। ठीक है, ये भी हमको भी थर्ड 3B में आने वाला है। फाइंड द ऑड मैन आउट। अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। अजम्पशन है, यस है। नो चेंजेस इन टैक्सेशन, यस। नो चेंजेस, यस। कार्डिनल नहीं भाई, ये तो कार्डिनल मेजरमेंट तो अपना यूटिलिटी का भी पढ़ रहे थे, यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट, बिकॉज कार्डिनल मेजरमेंट लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, बाकी सब है। टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड कितने होते हैं? अब भी जस्ट बताइए, 5 प्रकार के। डायरेक्ट, कॉम्पिटेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज, ऐसा कौन? हाँ, वही हो गया ना अपना कंपोजिट डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, लॉ ऑफ डिमांड किसने इंट्रोड्यूस किया? एडम स्मिथ ने, एल्फ्रेड मार्शल ने, जॉन रॉबिन्सन ने, या किसने? तो वी नो कि इसका करेक्ट आंसर है एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजनिंग, ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड। ठीक है, यस करेक्ट है। सब डिजायर डिमांड नहीं होता, बिकॉज डिजायर मतलब हम कोई भी चीज की इच्छा कर रहे हैं बट उसका हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं, वी आर नॉट कैपेबल टू पे for that commodity. And demand means we have desire, we are able to pay money and we want to pay that money right now. ठीक है, we want to pay money right now, it means we are willing to purchase that good. So desire, pay, ability to pay and willingness, ये तीनों मिलके क्या क्रिएट करता है? डिमांड। ठीक है, सो ये in economics demand means a desire backed by willingness and ability to pay. So what we are saying that both these statements are correct, both these statements are correct, right? A and नहीं, गलत। So इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये। ठीक है, अंडर एक्सेप्शनल केसेस डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। इन एक्सेप्शनल केसेस अंडर, हाँ ट्रू है, एक्सेप्शंस में अपने डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाता है। इन एक्सेप्शनल केसेस कंज्यूमर बाय मोर व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, यस इसका भी ट्रू है। सो यहाँ पे क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, बिकॉज बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीड कर लो, पता चल जाए। अभी आ चुका है डिस्टिंग्विश। देखो डिस्टिंग्विश आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा। ठीक है, इट इज गोइंग टू कम योर एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स, बट आई विल रिकमेंड कि आप प्लीज 2 पॉइंट्स मत लिखना, एटलीस्ट राइट 3 पॉइंट्स एंड पॉइंट्स अगर छोटे हैं तो 4 पॉइंट्स लिख देना आराम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी अगर आप ऐसा भी करते हो तो। ठीक है, तो स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड ये सब की नोट्स मैं आपको देने वाली हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हूँ। एंड इनफैक्ट स्पेशल क्लास में भी मैंने आपको इसको हैंड रिटन लिख के बताई थी कि कैसे आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है, डिस्टिंग्विश कैसे लिखना है, एग्री डिसएग्री कैसे लिखना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखना है, सो डैट आपको हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिले। 2 मार्क्स का है तो 2 में से 2 मिलना चाहिए, 4 मार्क्स है तो 4 में से 4, 8 है तो 8 में से 8, राइट। सब कुछ हो चुका है। आप लोग क्या करो, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, वहां पे आपको नाम शफक नाज नेम सर्च करना है, जो कि मेरा नाम है। फिर वहां पे आप क्या सर्च करोगे? मेरी स्पेशल क्लासेस जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पे जाओ और देखो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन बैंक, या तो ये एक सेशन था, एक दूसरा मेरा सेशन था बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा।
ठीक है। तो स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, 3 पॉइंट लिखना कि माइक्रो में यूज होता है, मैक्रो में यूज होता है, ये इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, होल स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। टाइम, प्लेस, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, कोई भी 4 मार्क्स का ये जो है, ये 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है, राइट। तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में यू डोंट हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स, नाइदर यू हैव टू राइट एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। मीन्स अगर आपके 8 पॉइंट है तो आप बस 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना और बाकी का सिर्फ नाम लिख देना। ऐसा नहीं कि 8 पॉइंट है तो सबके सबको एक्सप्लेन करना है, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आपको तो पहले ही पूछ ले कि 4 को एक्सप्लेन करो, बट वॉट यू विल डू, यू विल स्टार्ट योर आंसर बाय राइटिंग इट्स मीनिंग। ठीक है। स्कोप ऑफ माइक्रो, मीनिंग पहले लिखोगे माइक्रो का, मैक्रो का पहले मीनिंग लिखोगे, फिर आप 4 फीचर को एक्सप्लेन करोगे और बाकी फीचर की सिर्फ हेडलाइन डालोगे। इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस देन ओनली यू विल गेटिंग 4 आउट ऑफ 4, अदरवाइज आपको तो 4 में से 3.5 दिए जाएगा, तो कोई कोई तो 3 भी दे देगा, बिकॉज कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट होगा जो सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर रहा होगा। बट मैं क्या बोली, सारे के सारे पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन कुछ पॉइंट को करना है, बाकी के सिर्फ हेडिंग डालनी है। ठीक है। बताओ स्कोप कितने थे मैक्रो के? मैक्रो के 4 स्कोप थे, रुक जा मैं बताती हूँ। ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटी कितने टाइप की थी? टोटल 6 की थी, 4 पूछा है। ठीक है। चलो, एग्री डिसएग्री में हमेशा याद रखना 4 मार्क्स ले आएगा, उसमें 1 मार्क्स आपको एग्री डिसएग्री लिखने को मिलेंगे और दूसरा 3 मार्क्स लिखा जाएगा, आपके एक्सप्लेनेशन में दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 to 4 पॉइंट्स कवर करने हैं, डेट्स इट। यू डोंट हैव टू राइट लाइक 2 पेज का 3 पेज का आंसर लिख रहे हो, नो। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस इट मीन्स यू आर ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग नहीं करना है। अब यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें फटाफट अपना आंसर सब क्रिएटेड है, बट प्रॉब्लम क्या होगी जब ये चीज अपने को अपने आंसर शीट पे बनानी पड़ेगी। ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन आया है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, यस, थोड़ा नहीं एक्सरसाइज बाकी है। देखो यहाँ पे आपका आया है क्या, मार्केट प्लस करना है, कुछ नहीं, 5, 10, 15, 30 होता है। ठीक है। उसी प्रकार से 60। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बताओ, 20, 20, 15 आएगा। ठीक है। 15, 20, 30, 35 टोटल कर देना बस इसका, जो भी टोटल आएगा 30, 60, 65, 75, 85, इसका आंसर 90 होगा। ठीक है। बस इतना ही है, टोटल ही करना। जल्दी देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर गुड एंड सब्स्टिट्यूट इज व्हाट? रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। डिमांड फॉर अ गुड्स एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे, मैं आपको बहुत ही गहराई में समझाई। ठीक है। मैंने आपको अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, हमने सॉल्व करे। ठीक है। इसका भी मुझे आप लोग कमेंट में बताओ, इसका और इसका आंसर आई वांट कमेंट। इसका बताओ सिंबॉलिकली, फंक्शनल, इसका भी कमेंट में बताओगे कि मैं बता दूं? चलो ये मैं बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा, पी, अरे ये है डी। अपना डिमांड क्या है, इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है। व्हेन लेस यूनिट आर डिमांडेड एट हायर प्राइस इट शोज हाई प्राइस, लेस यूनिट डिक्रीज। 4th ऑप्शन अपना था। ठीक है। ये 3 ऑप्शन है, 4th ऑप्शन छुप गया है। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज द करेक्ट आंसर। अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड की जाती है कम प्राइस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? इसका आंसर कमेंट में दो मुझे। कितनी बार मैंने रिपीट कर दी ना, कमेंट में देना जरूर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड या तो मार्केट डिमांड बोल दो। अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, कंपोसाइट डिमांड। होमवर्क में देते जाऊंगी जहां मुझे लगेगा। मोर क्वांटिटीज डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर अदर देन प्राइस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोर क्वांटिटीज डिमांडेड। नो, मोर क्वांटिटी मीन्स इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड हुआ है। अ डिजायर बैक्ड बाय एल, तो बहुत ही ईजी है, डिमांड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना डिस्टिंग्विश आ चुका है, जो इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। ठीक है। अभी नहीं मिलने वाली, थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज मैं पूरा एक्सप्लेनेशन पे अभी फोकस कर रही हूँ। पूरा एक्सप्लेनेशन का अपना काम हो जाएगा ना, उसके बाद हम बढ़ेंगे नोट्स, रिवीजन, पोल्स, आंसर राइटिंग स्ट्रेटजीज। हो रहा है, बट नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे कब? जब एक्सप्लेनेशन हो जाए। बोलेंगे अगर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। ये सारे क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने सॉल्व करे। अभी मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। अगर आप लोग स्पेशल क्लास मेरी ज्वाइन करोगे तो वैसा ही फॉर्मेट
में अगर आप लोग चाहते हो कि आपके सारे के सारे सिलेबस कवर हो जाए बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ महाराष्ट्र, आप कोई भी स्ट्रीम के हो, आप साइंस के हो या कॉमर्स के हो या कोई भी स्ट्रीम के, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। लाइव सेशन होता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं, रेगुलर सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज होता है, A to Z प्लानिंग आपको दी जाती है पहले ही 1 मंथ की कि ये दिन ये लेक्चर होने वाला है, ठीक है। PDF फॉर्मेट आप ऑन द स्पॉट डाउनलोड कर सकते हो, आपका वीकली टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट, बहुत कुछ चलता रहता है, बैच बना दी जाती है। ये आपके सामने क्या है, प्लान्स है। अगर मैं तो बोलूँगी भी आपके एग्जाम में 3 मंथ बचे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है ना, जनवरी फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगा, तो मार्च के एंडिंग तक अपने को सब्सक्रिप्शन चाहिए, डाउट्स क्लियर करते रहना है, राइट। तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो इन जस्ट 4500 रुपीज़ आपको सारे के सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी अनलिमिटेड। तो ये 4500 रुपीज़ आपको कब होगा, जब आप ये वाला कोड अप्लाई करोगे SHF10, ठीक है। ये SHF10 कोड अप्लाई करना, आपको 10% का डिस्काउंट हर जगह देखने को मिल जाएगा। स्पेशल क्लास मेरी ज्वाइन करो, जल्दी से जल्दी अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, बिकॉज मैं वहाँ पे इतनी सारी प्रैक्टिस आपको कराती हूँ कि आप लोग बोलते हो वाओ मैम, आप एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा तो प्रैक्टिस में हमारी पढ़ाई हो जाती है, राइट। अभी तो हमारा ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप लोग 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। तो अपने क्लास 10th 9th सब के स्टूडेंट को बता दो। बक्स बाउंटी, अगर आपको हमारे सेशन में PPT में कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिखेगा जिसका नाम होगा बक्स बाउंटी फॉर्म, वहाँ पे आप लिखना, बताना कि क्या एरर हुआ था। अगर आपका एरर सही निकला तो आपको अनअकैडमी की तरफ से प्राइस दिया जाएगा। देखो ये ऑन गोइंग बैच है क्लास 11th की एज वेल एज क्लास 12 की, जो कि इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बाकी सारे जो भी कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए चल रही है, जहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, ठीक है। क्लास 12 के बच्चों को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, प्लस बैच में हमारा जो टाइम है वो जनवरी में 4:15 to 5:15 होने वाला है। ये चीज़ याद रखना, कब, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, TTS। क्लास 11th के लिए भी बाकी के एजुकेटर्स है जो पढ़ा रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अब ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एवरीवन। बाय 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 एंड लेट्स क्रैक इट।